हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे इंग्लिश में एसिड, बेस एवं साल्ट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स लेसन फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस पीछे की वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें स्टूडेंट्स कि इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको कंप्लीट कराई जा रही है वह सभी आपके 2024-25 सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 2024-25 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। इस चैनल पे मैथ और साइंस दोनों की वीडियोज़ लगातार चल रही हैं। तो आइए इस लेसन को पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं, एक एक वर्ड को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्या होता है, जिसे हम लोग एसिड इंग्लिश में कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। यानी अम्ल क्या कह रहा है कि अम्ल एक जलीय विलयन है जो कि हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। आइए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण फर्स्ट है, यहाँ पे HCl, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सिंबल लगा हुआ है तीर का, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन का है। अभी इसका मतलब आपको बताते हैं। अब यह जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूटता है तो वह हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन+ आयन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपने इसकी परिभाषा में पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन में टूटता है। तो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन यानी Cl- आयन में यह क्या होता है, विभक्त हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन, इस अभिक्रिया में जो तीर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यह अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में चलती है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टूटता है यहाँ पे तो हाइड्रोजन यानी H+ आयन और Cl- आयन में विभक्त हो जाता है, बट जाता है, और यह दोनों जब मिलते हैं आपस में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है। तो इस तीर का मतलब यही है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे कि H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल जब टूटता है तब क्या होता है, तो वह 2H+ आयन में बढ़ जाता है और SO4 पे माइनस आयन में यह विभक्त हो जाता है, और यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। यानी जब सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ से टूटता है तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी हाइड्रोजन आयन आ रहा है, जो कि इसकी परिभाषा में आपने अभी पढ़ा है। यह भी हाइड्रोजन आयन यानी 2H पे प्लस आयन और SO4 पे माइनस आयन। हमें मेन क्या है, हमने अभी डिफिनीशन में पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन। ठीक है। हाइड्रोजन धनायन यहाँ पे माइनस में और कुछ दे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन धनायन दे रहा है, तो यह क्या है, एक अम्ल है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे HNO3। ठीक है। जब HNO3 यहाँ पे टूटता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HNO3 यहाँ पे H+ आयन और NO3- आयन में यह विभक्त हो जाता है। ठीक है। इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अब यह जब टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और NO3 पे माइनस आयन में विभक्त हो जाता है, और यह भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, क्योंकि यहाँ पे आप तीर का निशान देख सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पूरे उदाहरण को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं आगे आपका क्या दिया हुआ है। परंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वह जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, अतः यह जल के एक अणु से संयुक्त करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यानी यह क्या करता है, जल के एक अणु से मिलता है और यह हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो अब यहाँ पे उसका हम लोग अभिक्रिया देखेंगे। तो अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे क्या है कि यह हाइड्रोजन आयन है
और यह जल H2O जल होता है, इसके साथ जब यह मिल रहा है तो यहाँ पे H3O पे प्लस आयन यानी यह हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे बना लेता है और यह भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यह सिंबल है, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चलती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अतः अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन देते हैं। यानी अम्ल क्या है, एक ऐसे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे आपका है अम्लों के सामान्य गुण, यानी अम्ल के सामान्य कौन कौन से गुण होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। यानी फर्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है, लेकिन इनके अंदर संक्षारक प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनको चख कर हमें देखना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को यानी नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है, यह अम्ल का दूसरा गुण है। तीसरा गुण है प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ हैं, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। यानी अगर यह कहीं लकड़ी पे पड़ गया, कागज पे पड़ गया या आपके स्किन पे पड़ गया तो उसको जला देते हैं, यानी गलाकर नष्ट कर देते हैं। तो वही कह रहा है तीसरा पॉइंट कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल संक्षारक पदार्थ हैं वे अपने प्रभाव से लकड़ी को, कपड़ा को, कागज को, त्वचा को आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। चौथा पॉइंट है अम्ल जल में विलीय होते हैं। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उष्मा उत्पन्न होती है तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। उत्पन्न उष्मा की मात्रा अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी यहाँ से क्या कह रहा है, समझिए चौथा पॉइंट कह रहा है कि अम्ल जल में विलीय होते हैं। विलीय का मतलब घुलनशील होना, जल में मिल जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि अम्ल जल में विलीय होते हैं, इतना समझ गए आप। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, जब कोई अम्ल जल में घुलता है तो उष्मा उत्पन्न होती है, यानी वह गर्म हो जाता है, ठीक है, तथा विलयन का ताप बढ़ जाता है। जब गर्म होगा तो विलयन का ताप बढ़ जाएगा। उत्पन्न उष्मा की मात्रा अम्ल की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी जो उष्मा की मात्रा उत्पन्न हो रही है वह अम्ल की प्रकृति यानी अम्ल कैसा है उसके ऊपर, उसके नेचर के ऊपर निर्भर करती है कि वह अम्ल कैसा है, कौन सा अम्ल है उसके ऊपर निर्भर करती है। पांचवा पॉइंट है आपका अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक का मतलब क्या होता है कि जो अम्लीय विलयन होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो जो अम्लीय विलयन होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं हाइड्रोजन इन्हें नहीं, यहाँ पे इन्हीं होगा, इन्हीं हाइड्रोजन आयनों के कारण होता है, यानी H+ आयन के कारण होता है। यानी जो अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं तो अम्लीय विलयन में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह हाइड्रोजन आयन के कारण होता है, यानी H+ आयन के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला पॉइंट है वे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो अम्ल होना आवश्यक नहीं है। कह रहा है अब यहाँ पे कि वे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन उपस्थित हो, मतलब ऐसे सभी पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन उसमें उपस्थित है तो वह अम्ल होगा ही, ठीक है, परंतु यह अम्ल नहीं है क्योंकि यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं देते, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पे 6 पॉइंट कि वे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन हो अम्ल होना आवश्यक नहीं है। जैसे ग्लूकोज हुआ, एल्कोहल हुआ आदि में हाइड्रोजन विद्यमान है परंतु यह अम्ल नहीं है क्योंकि यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं देते। यानी ऐसा नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो यानी H उपस्थित हो वह सभी अम्ल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज और एल्कोहल यह दो ऐसे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन यह जलीय विलयन में यह हाइड्रोजन आयन नहीं देते, और हाइड्रोजन आयन देना जरूरी है तभी वह अम्ल होगा। H+ आयन नहीं देते, इसलिए यह क्या है, अम्ल नहीं है। तो यह था अम्लों के सामान्य गुण। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। यहां से अगला टॉपिक है अम्लों के कुछ उपयोग, यूजेज ऑफ
एसिड्स, ठीक है, यहाँ पे यूजेज ऑफ एसिड्स। तो अब देखेंगे कि एसिड के कौन कौन से यूज हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। अभिकर्मक क्या होता है? और अभिकर्मक एक प्रकार के यौगिक अथवा मिश्रण होते हैं जिन्हें अभिक्रिया में मिलाकर यह चेक किया जाता है कि कोई अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है। यानी अभिक्रिया को कराने के लिए अभिकर्मक उसमें जोड़ दिया जाता है ताकि वह अभिक्रिया हो रही है या न हो रही है इस बात का पता चल सके। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इन तीनों का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। अब यहाँ पे एक एक के उपयोग को हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ पे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कुछ उपयोग। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ पे है? विभिन्न प्रकार के क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में HCl का प्रयोग होता है। कलई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में, कलई करने से पहले यानी जैसे आपका लोहा आदि का कहीं पे ग्रिल हो, ठीक है, तो उसको आदि को साफ करने, कलई करने से पहले यानी उस पर पुताई, कलई का मतलब क्या होता है? इस पर जो पुताई हम लोग पेंट चढ़ाते हैं उसको करने से पहले उसको साफ करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कपड़ों पे जो डाई की जाती है, कलर चढ़ाया जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है नाइट्रिक अम्ल HNO3 के कुछ उपयोग। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के कुछ उपयोग। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है सोने तथा चांदी के शोधन में, यानी सोना और चांदी के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधियों के निर्माण में। उर्वरक मतलब जो खाद होती है उसमें, विस्फोटक यानी जो विस्फोटक पदार्थ पटाखे आदि होते हैं उसमें, रंग तथा औषधियों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और तीसरा पॉइंट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अम्लराज बनाने में, यानी जो नाइट्रिक अम्ल होता है वह जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलता है यानी HCl, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ मिलता है तो वह अम्लराज बनाता है। ठीक है, आइए अगले टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के कुछ उपयोग। तो इसमें पहला पॉइंट है लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में। ठीक है, देखिए विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जब कोई विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अलग अलग घटकों में टूट जाता है। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अलग अलग विद्युत अपघट्यों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो लेड बैटरियों में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, जो पेट्रोलियम उद्योग होता है उसमें शोध करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक यानी खाद बनाने में, प्लास्टिक को बनाने में, कृत्रिम रेशे का मतलब कि जो धागे होते हैं जैसे पॉलिस्टर हुआ, जो भी मैन मेड धागे हैं जिसको मनुष्य बनाता है, नेचुरल नहीं है, यानी उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं, उसको बनाने में। वॉशिंग पाउडर जिसे आप जानते होंगे, साबुन हुआ, ठीक है, इन सभी को बनाने में, और साबुन हुआ, सर्फ हुआ, इसको बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह सभी तीन जो है क्या थे, अम्ल के उपयोग थे। अब हम लोग जानेंगे क्षार क्या होते हैं। क्षारक जिसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, अब यह क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए उसमें क्या था, उसमें था कि वह हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी H+ आयन देते हैं, और यहाँ पे क्या है कि यह OH- आयन देते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो वही कह रहा है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। वहाँ पे वो था अम्ल में कि वो हाइड्रोजन प्लस आयन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते, तो वह क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि परिभाषा को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि क्षारक क्या हैं। कि क्षारक वे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पे माइनस आयन देते हैं, इसके अलावा और कोई भी ऋणायन वह नहीं देते हैं।
तो उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसके उदाहरण को देखते हैं। तो उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यह जब टूटता है तो वह सोडियम पे प्लस आयन, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक्वस, इंग्लिश में इसका मतलब एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है कि यह जलीय विलयन है, ठीक है, जिस पदार्थ के साथ लगा हुआ है उसका जलीय विलयन है, तो उसको हम लोग एक्वस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जलीय विलयन, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप AQ लगा हुआ है समझ सकते हैं कि वह उस पदार्थ का क्या है, जलीय विलयन है, ठीक है। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यह जब टूटता है, यहाँ पे इस तीर का निशान का मतलब आप समझ गए होंगे कि यह तीर का निशान यह बता रहा है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशाओं में चल रही है, ठीक है। यानी NaOH जब टूटेगा तो यहाँ पे सोडियम पे प्लस आयन और प्लस OH पे माइनस आयन, यही आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपने परिभाषा में पढ़ा कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पे माइनस आयन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे KOH, ठीक है, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे यह जब टूट रहा है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि K प्लस यानी यह एक्वस है, और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पे माइनस आयन में यह विभक्त हो जाता है, ठीक है, OH पे माइनस आयन में यह विभक्त हो जाता है। और AQ का मतलब हमने आपको बता दिया, इस तीर का चिन्ह का मतलब बता दिया, यानी सभी पॉइंटों को मैंने आपको बता दिया। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, उस पॉइंट को समझते हैं। नीचे आपका दिया हुआ है कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील, घुलनशील यानी उसे विलेय कहते हैं, जो पूरी तरह घुल जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग विलेय कहते हैं। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील यानी विलेय होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यह आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक स्टूडेंट्स बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगला टॉपिक आपका है कि जल में विलेय कुछ क्षारक, यानी कौन कौन से क्षारक ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हो जाते हैं। कौन कौन से क्षारक ऐसे हैं, विलेय का मतलब घुलनशील हो जाना, जो जल में घुल जाते हैं, कौन कौन से क्षारक ऐसे हैं। तो इसमें सबसे पहले है सोडियम ऑक्साइड Na2O, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगला है पोटेशियम ऑक्साइड K2O, अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इन सभी का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस इत्यादि। यह सभी जितने भी यहाँ पे आप क्षारक देख रहे हैं यहाँ पे पूरा, यह सभी आपके क्या हैं, यह सभी जल में विलेय हैं, यानी यह सभी जल में मिलने के बाद घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है। कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं, यानी वह जल में मिलने के बाद वह पूरी तरह घुलते नहीं हैं। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। जल में अविलेय कुछ क्षारक, तो इसमें है आयरन ऑक्साइड FeO तथा Fe3O4, दूसरा है जिंक ऑक्साइड ZnO और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इत्यादि। यह सभी क्या है, जल में अविलेय। इत्यादि का मतलब कि इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। तो यह सभी क्या है, जल में अविलेय कुछ क्षारक हैं, और ऊपर आपने देखा कि वह जल में विलेय कुछ क्षारक हैं। अब हम लोग क्षारों के सामान्य गुण के बारे में देखेंगे, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो उसको हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि क्षार छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, यानी जो क्षार होता है जब उसे हम टच करते हैं तो वह साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट यह। दूसरा पॉइंट है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा था अम्ल में कि वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तथा फिनाल्फेथिलीन के साथ गुलाबी रंग देते हैं, यानी जब यह फिनाल्फेथिलीन के साथ मिलता है तो यह गुलाबी रंग देता है। अगला पॉइंट है यह जल में विलेय होते हैं, यानी यह जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। अगला पॉइंट है
इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। मतलब अगर इनका स्वाद हम करें, इनका स्वाद चखें तो वह तीखा होगा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। हानिकारक होने के कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो इन्हें हमें जो है चख कर नहीं देखना चाहिए। आइए इसका अगला जो गुण है उसको भी देखते हैं। अगला गुण आपका इसका क्या है? तो अगला गुण है 5वां कि प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं, अर्थात लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी जैसे अम्ल लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही जो क्षार होते हैं इनके अंदर भी यह गुण होता है कि वह लकड़ी को, कागज को, कपड़ा को, त्वचा को आदि को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अब है क्षारों के उपयोग, यूजेज ऑफ बेसिस। तो क्षारों के कौन कौन से उपयोग हैं, क्षार के कौन कौन से उपयोग हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आते हैं। अभी हमने आपसे बताया अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, कि अभिकर्मक एक प्रकार के यौगिक अथवा मिश्रण होते हैं जिनका प्रयोग अभिक्रिया की पहचान के लिए किया जाता है कि अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, रेयान तथा अनेक रसायनों के निर्माण में होता है। ठीक है, तो यह सभी उसके उपयोग हैं। अब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक प्रकार का क्षार है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पुताई में, यानी पुताई करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग विभिन्न अमोनियम लवण बनाने में होता है। विभिन्न अमोनियम लवण बनाने में इसका प्रयोग होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है लवण। अब लवण के बारे में देखते हैं कि लवण क्या होते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। तो लवण क्या है कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यानी किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस, यानी जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वह उदासीन हो जाते हैं, यानी न तो उसके अंदर अम्ल का गुण रह जाता है और ना ही उसके अंदर क्षार का गुण रह जाता है। दोनों, उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, दोनों अपने अपने गुण को छोड़ देते हैं, तो अब उसको, उस आयनिक ठोस को हम लोग लवण कहते हैं। तो यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं NH3 जो कि एक प्रकार का क्या है? क्षार है, और HCl जो कि एक प्रकार का अम्ल है। यह दोनों जब मिलते हैं तो NH4Cl यानी एक प्रकार के लवण का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, NH4Cl। ठीक है, यानी यहाँ पे NH3 एक क्षार है और HCl एक अम्ल है। यह दोनों जब मिल रहे हैं, अम्ल और क्षार मिल रहे हैं, तो दोनों उदासीन हो जा रहे हैं और यह उदासीन होने के फलस्वरूप लवण का निर्माण यानी NH4Cl का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है अगला पॉइंट कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। तो यह चीज़ें अभी हमने आपको बताया कि जलीय विलयन में, अब यहाँ पे जलीय विलयन में अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी जो अम्ल और क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वह किस में होती है? जलीय विलयन में होती है। ठीक है, के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है। मतलब जब यह अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के दौरान लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। अब उदाहरण देखते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह एक्वस रूप में है, यानी इसका जलीय विलयन है। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा कि यह अभिक्रिया जलीय विलयन में होती है, यानी अम्ल और क्षार जब जलीय विलयन में मिलते हैं तब यह जाकर क्या होता है? लवण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे NaOH का जलीय विलयन है, एक्वस है। यहाँ पे HCl, यह भी एक्यू लिखा हुआ है, इसका जलीय विलयन है। और यह दोनों जब मिलते हैं, यानी यह आपका क्षार है और यह आपका अम्ल है, यह दोनों मिलते हैं तब यह किसका निर्माण होता है? यह आपका लवण का निर्माण होता है NaCl का। और इस अभिक्रिया के दौरान आपने अभी यहाँ पे देखा कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? लवण व जल प्राप्त होते हैं, तो H2O यहाँ पे जल प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगला टॉपिक आपका है कि लवणों का वर्गीकरण, यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारकीय लवण, चौथा होता है मिश्रित लवण, पांचवा होता है द्विक लवण और छठा होता है संकर लवण। तो यह लवण 6 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम धीरे धीरे 2-3 पार्ट में, पूरा लेसन आपका 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट होगा। प्रत्येक पार्ट को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छी तरह समझाने वाला हूं, और सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। आपका हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत अधिक मेहनत किया है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत आपके लिए फ़ायदेमंद है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।